ऑलराइट, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइंस। ठीक है, सो साइंस का जो है प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशन एंड रिएक्शन, रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो भी होगा। तो वो चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। कुछ गिनी चुनी चीज़ें ये जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, पूरा चैप्टर आपको आराम से आ जाएगा। ओके, रिएक्शंस को ही पढ़ना है, टाइप ऑफ रिएक्शंस को पढ़ना है, दैट्स इट। चलो शुरू करें फिर। ओके, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को बताओ। बेसिकली मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग कितना जानते हो केमिस्ट्री, ठीक है। तो वो थोड़ा डिस्कस करके हम तुरंत इस चैप्टर के कंटेंट को पढ़ना शुरू करेंगे। एक टेक्स्ट बुक अगर है तो कोई दे दो, या तो मैं यहाँ से देखता हूँ है क्या। मैथ्स की है यहाँ पे, कोई एक दे दो। मेरे लिए टेक्स्ट बुक किधर गई? चल ठीक है, एसएससी की टेक्स्ट बुक है क्या? और एक एसएससी वाले साइंस की बुक नहीं लेके आए? कोई बच्चा एसएससी की टेक्स्ट बुक दे दे यार। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चल कुछ बेसिक चीज़ों की बातें कर लेते हैं पहले, फिर चैप्टर को पढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 1, कितने लोगों को पता है कि केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अभी हम तो सर तुरंत इक्वेशन, अभी एक चैप्टर पढ़ा लीनियर इक्वेशन मैथ्स का। सर इसमें भी इक्वेशन आते हैं क्या? इसमें भी सॉल्विंग मेथड होगी क्या? नहीं, हम केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। किस किस को पता है केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होता है? हाथ ऊपर करके बताओ। डरने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। जिसको नहीं आता है लेकिन कोशिश करना चाहता है कि ये हो सकता है, ऐसे बच्चे भी जरूर बताए, ठीक है, कि नहीं सर मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है। पता नहीं है आंसर, नो प्रॉब्लम, कोशिश करो। चलो वेरी गुड। केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करना, ओके, बोल सकते हैं, पार्शियली करेक्ट। और अच्छे से बैलेंस करना, इक्वेट करना, नाम में है ना इक्वेशन, तभी किसी चीज को बोला जाता है जब उसकी LHS और RHS सेम होती है। चलो ये भी एक करेक्ट। तो आपका आधा जोड़ के हम पूरा बना सकते हैं। और किसी को कुछ बोलना है? क्या हमेशा दो केमिकल को मिक्स करना जरूरी होता है? मैं आपको बताऊं, एक रिएक्शन होती है जो हम पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें दो केमिकल चाहिए नहीं। मतलब एक ही कोई चीज़ है, उसको ही किसी तरीके से ट्रीट करके उससे दो अलग चीज़ें बन जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो केमिकल इक्वेशन पहले समझते क्या चीज़ है, फिर आगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस को लिखना, उसको बैलेंस करना, उसके अंदर क्या क्या सिंबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, कैसे रिएक्शंस होती है, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं और कितने होते हैं, उन सभी टाइप्स के एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है, उनका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एवरीवन बी एक्साइटेड, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल, इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से बहुत ही हेल्पफुल चैप्टर है। केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर भी है, जो आपको स्कोर करने में भी अच्छी मदद करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो बेटा, शुरू में बात कर रहे हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन की, लेकिन मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाला था, मैं भूल गया। पहला सवाल में मुझे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और पूछने मेरे को कुछ, ठीक है। और एक सवाल पूछता हूँ मैं आपको, किस किस को केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शंस को मैं बोलूँ बैलेंस करना आता है? बैलेंस करना किस किस को आता है? आता है तो हाथ ऊपर करो, नहीं आता तो मत करो। सर बात करेंगे पहले केमिकल इक्वेशंस की। बेटा केमिस्ट्री में ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, इनफाइनाइट महासागर है केमिस्ट्री, एक बहुत बड़ा। कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे कंपाउंड बन सकते हैं। आगे चल करके एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कार्बन कंपाउंड नाम का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना विशाल महासागर हो तो इसमें इतने सारे बड़े बड़े चेन बन सकते हैं कार्बन के, मतलब वो एक अलग ही ब्रांच हो गई, एक अलग ही दुनिया हो गई। लेकिन केमिस्ट्री है ना, हालांकि हम ये समझे कि केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसमें देखो ना, बहुत छोटे से छोटे एग्जाम्पल को हम लेकर के शुरुआत करते हैं। मान लो घर में अपने को चाय बनानी है, ओके, किसी को चाय बनानी आती है?
चाय बनाना सबको आता है, अच्छा लड़के लोग को ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, लड़कियों को सबको आता है, ठीक है, यस। तो चाय बनाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रक्रिया आप लोग फॉलो करोगे। आपको दूध चाहिए, अगर आप दूध वाली चाय पीते हो तो ठीक है, कोई ब्लैक टी भी पीना पसंद करता है, उनकी अलग बात नहीं। अदरक चाहिए, अगर और अच्छा फ्लेवर देना है तो चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, मीठी कैसे बनेगी चाय, ठीक है, ये सारी चीज़ें ले ली बेटा, इकट्ठा कर ली सारी चीज़ें। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के आप क्या करते हो? अलग अलग डब्बे में रख के खाते हो थोड़ा थोड़ा सब? एंड में तो सर पेट में ही जाना है, एक काम कर लेता हूँ, गैस कौन वेस्ट करेगा, थोड़ा सा दूध पे लेता हूँ, थोड़ी चाय पत्ती मुंह में डाल लेता हूँ, थोड़ी शक्कर डाल लेता हूँ, ऐसे ऐसे करके निकल लूंगा, चाय बन गई। होगा क्या? चाय बनाने के लिए एक प्रक्रिया फॉलो करोगे, सभी इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी जो है अपन ने इकट्ठा कर लिए। इकट्ठा करने के बाद सभी इंग्रेडिएंट्स को एक पतीले में डाल दिया, डाला कि नहीं डाला? एक पतीला होगा, वो चाय बनाने का वो कुछ होगा, होता है ना वो बर्तन, जो भी। अबे पैन पे कौन बनाता है, पगली है क्या? अब पैन पे कौन बनाता है बे चाय? डॉली चाय वाला। देख मार्क्स अच्छे नहीं आए, कुछ आगे कर नहीं पाए, तो सिमरन चाय वाला विथ पैन चाय, ब्रांडिंग का तुम्हारा जो है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं, अरे वो यूएसपी हो जाएगा तुम्हारे बिजनेस का। ये पैन पे चाय बनाती है, ये लड़की क्या करती है, पैन पे। हाँ 50 रुपये एक वड़ा पाव, ठीक है और पता नहीं क्या क्या, चलो उसकी हमें बात नहीं करनी। खैर लेट अस कम बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक। हम बोल रहे थे कि भैया ये सब इंग्रेडिएंट्स लेकर के एट द एंड क्या करेंगे, हम लोग एक पतीले में डालेंगे। विल पुट ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स इन सम कंटेनर लाइक थिंग, जिसके अंदर हम उसको मिक्स करेंगे। क्या करेंगे बोलो? मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है केमिकल रिएक्शन की, सुनना ध्यान से। जब चीज़ें अलग अलग है, सेपरेटेड है, तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बोलूंगा क्या मैं? अच्छा, मेरे को कोई भी चीज़ केमिकली रिएक्शन होना, इस चीज़ का मतलब समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। तो रिएक्ट की, ऐसा मैं कब बोलता हूँ? जब वो एक्चुअल में दो चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती है, जुड़ती है, बॉन्ड बनाती है केमिकली, अगर सही बात बोली जाए तो ऐसा कुछ होना है क्या? अगर मैंने एक पतीले में दूध ले रखा है, दूसरे में छोटे डिब्बी में शक्कर ले रखी है, तीसरी जगह पे कहीं पे एक चम्मच में मैंने चाय पत्ती ले रखी है, और अब ये तीनों केमिकली रिएक्ट हो रहे हैं? अब ये तीनों केमिकली रिएक्ट नहीं हो रहे। तो क्या केमिकली रिएक्ट होने का मतलब यह है कि उन तीनों का एक साथ आना, उन तीनों का मिलकर के कुछ और नया बनना? जैसे दूध को, चाय पत्ती को, शक्कर को, सबको मिलाने के बाद जो नया प्रोडक्ट बना, जिसको कप में डाल करके आप चुस्की लगा करके पियोगे, यानी कि चाय, वो होगा प्रोडक्ट। क्या होगा बोलो? लेकिन ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये चाय बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी लगे थे। हम केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन में इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को रिएक्टेंट्स बोलते हैं। बोलो क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। अब मैंने इन सभी रिएक्टेंट्स को लेकर के रिएक्ट कराया, अलग अलग रखा। क्या मैंने क्या बोला? ये तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे, तब तक इनका कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, जब तक एक दूसरे के साथ मिल नहीं जाते, मिक्स नहीं हो जाते, सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते, या बॉन्ड नहीं बनाते। इसके अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरीके से इसको हम बता सकते हैं। लेकिन चलो, अल्टीमेटली आपको एक बात दिमाग में आ रही है कि केमिस्ट्री में रिएक्टेंट मिल करके कैसे प्रोडक्ट को बनाते हैं। और यहाँ से मैं आपको केमिकल इक्वेशन का मुद्दा बताऊंगा कि एग्जैक्टली केमिकल इक्वेशन क्या होता है और कैसे बनता है। अब इतनी बातें क्लियर हो गई सर कि चाय बनती कैसे है। चलो कुछ सीखे ना सीखे केमिस्ट्री, चाय बनाना तो सीख गए अरे चाय बनाना तो, अतः आपको एक सच बताऊं, मेरे को चाय बनाना नहीं आता, मेरे को चाय बनाना नहीं आता। ये तो केमिस्ट्री की बदौलत मैंने सीख लिया है किसी से, ठीक है। मैंने आज तक जिंदगी में अपने कभी चाय बनाई नहीं है, ओके। यू विल नॉट बिलीव, काही नाही बनवत मी, फक्त खायला जातो घरी, ठीक आहे। हां, खादाड आहे मी, फक्त खातो,
बनवत का ही नहीं, आई डोंट लाइक कुकिंग। वैसे कुकिंग मेरे को पसंद है नहीं, मेरे को खाना बहुत पसंद है। बहुत सारी चीज़ें। तू क्या स्पेशल बनाती है? तू ले क्या कुछ स्पेशल बना के मेरे लिए, ठीक है? सिमरन का बस चले ना, बोलूँ क्या? चल ठीक है, लेक्चर ही पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। चाय पत्ती, शक्कर या अदरक या दूध, इन सभी को मिलाने से चाय बनी। इस चीज़ में मैंने बोला जो सभी इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स यानी कि जिनको लेकर के हमने चाय बनाई, वो सभी चीज़ों को हम एक तरह से क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो चाय बनी हमारी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, क्लियर बात? एक सिंपल आपको केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पे समझाई। ओके, अच्छा। लेकिन अब हम समझते हैं केमिकल इक्वेशन का उगम कैसे होता है, इस चीज़ को अलग से क्यों हमें पढ़ना है? केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है सर? अच्छा, याद करो मैथमेटिक्स में इक्वेशन को मैंने क्या बोला था? लीनियर इक्वेशन पढ़ाते समय भी पहले लेक्चर में आपको इक्वेशन ही पढ़ाया था मैंने, फिर मैंने बाद में जाकर के लीनियर इक्वेशन को पढ़ाया। लेकिन शुरू मैंने कहाँ से किया था? इक्वेशन वर्ड से शुरू किया था, लीनियर तो बाद में बना वो। ठीक है, पहले हमने इक्वेशन पढ़ा था। क्या बोला था बेटा, किस किस को याद है? इक्वेशन किसको बोलते हैं? यस श्वेता बताओ, खड़े हो जाओ, हाँ बताओ। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मतलब उसकी एक LHS है और एक RHS है। लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, और इनका क्या? ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जितनी लेफ्ट हैंड साइड है उतनी ही राइट हैंड साइड भी है, तब जाके मैंने उसको इक्वेशन बोला। ऐसे ही बोला क्या? इक्वेट होना यानी कि उसके इक्वल होना। इक्वल होने का मतलब है एग्जैक्टली उसके जितना ही होना। ओके, अब केमिस्ट्री में सर ये वर्ड का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? सोचो जरा, केमिस्ट्री में हमको क्यों इक्वेशन वर्ड इस्तेमाल करना पड़ा? केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, केमिकल बोल देते, केमिकल रिएक्शन बोल देते, केमिकल इक्वेशन क्यों बोलना पड़ा? सोचने वाली बात है कि नहीं? है केमिकल इक्वेशन ही क्यों बोलना पड़ा? अब सुनना ध्यान से। मान ले बेटा, हम एक चाय बनाने से भी साधारण रिएक्शन को पकड़ लेते। चाय बनाना चलो बहुत कॉम्प्लेक्स है सर, उससे भी आसान चीज बताओ, उससे भी आसान चीज समझते। मान ले बेटा मैंने दूध में पानी मिला दिया। ओके, क्या किया मैंने? दूध में पानी, टेंशन मत लो इतना, दूध में से पानी अलग करने नहीं बोलूंगा, सुनो बस ध्यान से। दूध में पानी मिलाने बोल दिया, और मैंने बोला कि जो दूध है वो 1 लीटर ले लेना। कितना? 1 लीटर। और जो पानी है वो भी 1 लीटर ले लेना। चलो ठीक है, दूध भी 1 लीटर ले लो और पानी भी 1 लीटर ले लो। ले लिया, ओके। अब मेरे लिए, क्योंकि मैं रिएक्शन क्या करने बोल रहा हूँ, दूध और पानी को मिक्स करना है। चलो ठीक है सर, कर देंगे, नॉट अ बिग डील फॉर अस, वी कैन डू दैट, एनीवन हु इज सिटिंग हियर कैन डू दिस। सो अब 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर पानी लिया, दोनों को मिक्स किया नए बर्तन में ऑफ कोर्स। अब वो नए बर्तन में जो सॉल्यूशन मिला दोनों का मिल करके, वो मेरे लिए क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। दूध और पानी ये मेरे लिए रिएक्टेंट थे, दोनों कितने कितने? 1 लीटर और 1 लीटर। लेकिन मैंने मिक्स करके जो मेरे को नए बर्तन में उनका मिक्सचर मिला, वो क्या मिला? प्रोडक्ट मिला। कितना लीटर मिलेगा? एकदम आसान, सबने बोला, मैंने अकेले नहीं बोला, आप लोगों ने बोला। क्या बोला? कितना मिलेगा? 2 लीटर मिलेगा। 1.5 लीटर नहीं मिला, 1.2 लीटर नहीं मिला, 2.5 लीटर नहीं मिला, 1.29 लीटर नहीं मिला, 2 ही लीटर मिला। एग्जैक्टली पानी और दूध दोनों को टोटल करके जो नंबर बनेगा उतना मिला। अरे यस और नो? दूध मैंने 1 लीटर लिया, पानी भी मैंने 1 लीटर लिया, और जो दूध और पानी का मिक्सचर बना वो कितना लीटर बना? 2 लीटर बना। मतलब दोनों को जोड़ के जो नंबर आएगा उतना ही, वो आप उसको क्या करना, वेट के ऊपर, वेट बैलेंस के ऊपर, तराजू के ऊपर नाप करके देख लेना, बराबर कितना निकलेगा? 2 लीटर निकलेगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें समझना चाहिए कि जब 2 चीज़ें केमिकली कंबाइन होती है तो उनके वजन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो क्या मैं इक्वेशन की तरह इसको बोल सकता हूं कि बेटा 1 + 1 = 2? क्या ये मैथमेटिकली इसको हम इक्वेशन बोलेंगे? तो केमिस्ट्री में उनके मास के हिसाब से भी तो यही हो रहा है ना।
केमिस्ट्री में जो केमिकल्स हम ले रहे हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो मिल रहा है, क्या उसके मास में भी हमको ऐसा ही इक्वेशन बैलेंस नजर आ रहा है? देख, जब दूध और पानी को लिया तो 1 और 1 2 लीटर पूरा मिक्सचर मिला। क्या कम मिला, ज्यादा मिला? सेम मिलेगा ना, पक्का भरोसा है बेटा, करके देख लेना घर पे। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आ रही है बात दिमाग में? बहुत सिंपल चीजों से समझाऊंगा शुरू में, बाद में हम लोग एडवांस तरीके से प्रॉपरली और अच्छे से भी समझेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल को भी लेकर के समझेंगे। अभी तो इतना समझ में आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। चलो, बेसिक मतलब तो आपको केमिकल इक्वेशन का समझ आ रहा है कि भैया जो है केमिकल इक्वेशन इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि वो इक्वेशन की तरह ही दोनों साइड बैलेंस होती है, दोनों साइड सेम होती है। ओके? और आपको एक खास बात बताओ, आगे चल करके हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेंगे। अभी आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस को, इक्वेशंस को बैलेंस करना। ये पूरा बैलेंस करने का जो चक्कर है, ये इसी इक्वेशन के चीज के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम होनी चाहिए, क्योंकि मास के हिसाब से भी वो सेम रहते हैं। आ रही बात दिमाग में? ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग 2 चीजें खास करके पढ़ते हैं, ठीक है? एक तो है केमिकल इक्वेशन को लिखना, जिसको सीबीएसई ने टॉपिक के फॉर्म में दे रखा है राइटिंग केमिकल इक्वेशन, और दूसरा बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसा है, ये भी एक जरूरी बात है। उसके बाद उसको बैलेंस कैसे करना है, इसका भी हमें तरीका पढ़ना है प्रॉपर, ठीक है? चार्ट बना करके हम कैसे इसको लिखते हैं, इसका क्या तरीका है, वो हमें समझना पड़ेगा। कोई भाग के फटाफट से मार्कर लेके आएगा? मार्कर इसमें एक भी नहीं है, 1-2 मार्कर लेके आ। नहीं लेके आना, अच्छा ठीक है, ऑफिस से मांग ले। रुको, तब तक सोचो केमिस्ट्री के बारे में। अरे तुम दोनों आज नए आए हो, अब क्योंकि हमने पढ़ते पढ़ते आज महीना हो जाएगा 5 दिन में, और आज 13 तारीख है ना? 18 तारीख को लेक्चर शुरू किए थे, और 5 दिन में अपने को लगभग 1 महीना हो जाएगा हमने बैच शुरू करते हुए। तो जो बच्चे नए आए हैं, जो आज ही जुड़े हैं या जो कल जुड़े हैं, इस हफ्ते में जुड़े, क्या आप सभी ने इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हो गए हैं ऑलरेडी, उनको आपने देखा है यूट्यूब के ऊपर या फिर वेबसाइट के ऊपर? तो वो सभी कंटेंट जो अभी तक पढ़ाया हुआ है एज इट इज़ क्लासरूम के सारे लेक्चर्स आपके अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है? tcconline.in के ऊपर, ठीक है? आप या तो गूगल सर्च करके वहाँ पे चले जाओ, या यूट्यूब से भी देख सकते हो, देखना है तो वेबसाइट से भी देख सकते हो। और वो पिछला जो भी आपका छूट गया है ना, इतना सब कुछ, अभी पूरा 1 चैप्टर छूट गया आपका, पूरा 1 चैप्टर हमने पढ़ लिया अभी तक, है ना बच्चों? ये केमिस्ट्री का आज पहला लेक्चर स्टार्ट किया, साइंस का। इससे पहले कल के लेक्चर तक हम क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। तो पूरा मैथ्स का जो है 1 चैप्टर हमने पढ़ लिया है इस 1 महीने में, बहुत बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल तक। ओके, उसकी सभी लेक्चर वीडियोज़ अवेलेबल है, आप देख करके उसको कंप्लीट करो। ऐसा नहीं है कि बस आपको वो लेक्चर वीडियोस देख करके ही इसको कंप्लीट करना है। आपको जो भी डाउट रहते हैं, पूछना है, सीखना है, आप लाइव यहाँ पे मेरे से भी सीख सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, आप पहले ही प्रिपेयर होकर के घर पे आराम से लेक्चर देख करके अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि आप छूट गया वो तो कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी से नया चैप्टर से लकीली आज आपको फर्स्ट जैसे लेक्चर मिल रहा है तो अच्छी बात है, बेसिक से मिलेगा, ज़रूरी है। Now let us understand how to write a chemical equation. केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे, केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे? रिएक्शन हो चाहे इक्वेशन बोलो। मार्कर किधर है रे? मार्कर लाने बोला था ना, मार्कर लेके आ भाई, लिखूं कहाँ से मैं? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। हाँ,
बोर हो गए। हाँ, प्रेम लेके चला गया क्या मारकर? क्या हुआ धेया, क्या हो रहा है? बड़ी खुश लग रही है। अरे सच बता, मैसेज आया। इतनी खुश कैसे आज? जिसको समझा उसको समझा। जिसको समझा वो हंसा। लड़के लोग बहुत भोंदू है। हाँ भैया, सच बता, इतनी हंसी क्यों आ रही है फिर? हाँ, चेहरे पे इतनी खुशी। वाह, चल बेटा ध्यान दे, मैंने बोला। अब ये केमिकल रिएक्शन जो होती है, इसमें कुछ हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स वगैरह मालूम होने चाहिए। जैसे एक बेसिक रिएक्शन, जैसे मान ले हम लिख लेते, फॉर एन एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, ये एक रिएक्शन लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, रेफरेंस के लिए। एफी जानते हो क्या होता है? बेसिक बेसिक बातें तो आती है ना, बहुत बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं है ना, परतळाला जाऊन शिकू का नहीं ना। एफी क्या होता है इतना तो नहीं बताने की जरूरत। क्या है? आयन, फेरस आयन प्लस हमने ले लिया H2O। क्या लिया बेटा? H2O लिया। कोई जानता है क्या बनेगा इससे? अगर जानता है तो ठीक है, नहीं जानते कोई बात नहीं। हाँ बता। हाँ बता। हाँ यस बेटा। अच्छा, ये कंपाउंड इससे बन रहा है, अंडरस्टैंड, सो टेंशन मत लो। सुनो, जब Fe H2O के साथ रिएक्ट किया, ओके, तो उसने Fe3O फेरस ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन हुआ उसका, और हाइड्रोजन गैस निकल गया सेपरेट। ऐसा कुछ हुआ होने दो, इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी मेरे को ये नहीं पढ़ा है। अब मेरे को क्या पढ़ना है? रिएक्शन लिखने टाइम पे हम पढ़ रहे राइटिंग केमिकल इक्वेशन या फिर राइटिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें कुछ एक फॉर्मेट फॉलो करना है। जो भी केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे तो उसके केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास को, उसके कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर एटम है तो उसका सिंबल यहां पे आ रहा है। जो भी रिएक्ट होने के बाद बनेगा वो कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से उसके नाम को यहाँ पे यूज करके जो है इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखता हूं आयरन प्लस वाटर इट गिव्स, ऐसे लिखते हैं अपन। आयरन की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? उसका रिप्रेजेंटेशन Fe। वाटर की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? H2O, ताकि हम देख पाए कि इस पर्टिकुलर, क्योंकि H2O जो है, वाटर जो है, ये भी खुद अकेला एक कोई चीज नहीं है, ये दो चीजों को मिलकर के बना है। खुद H2O भी तो दो चीजों को मिलकर के बना है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैं जब रिएक्शन करता हूं तो मैं समझ पाता हूं कि भाई Fe और ये ऑक्सीजन इसमें से रिएक्ट हो गए और ये H अलग हो गया, जिसके कारण H2 अलग से निकला, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड। तो ये समझ में भी आता है। दूसरा, हम इसके फॉर्मेट में हम इसको लिख करके अच्छे से समझ पाते हैं कि कैसे मेरे को केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। क्योंकि हम बैलेंस करते समय, जो कि मेन टॉपिक है हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले, कि कैसे हम बैलेंस करने के लिए इनमें से सभी एटम्स को अलग करके, सभी एलिमेंट्स को अलग करके गिनते हैं कि LHS में और RHS में दोनों इक्वल है कि नहीं है, तभी तो इक्वेशन बनेगा ना। LHS जितनी है उतनी ही RHS होनी पड़ेगी। LHS RHS सेम होगी तभी तो उसको इक्वेशन बोला जाएगा ना, तभी तो वो उसके इक्वल है ऐसे बोला जाएगा ना। करेक्ट बात है, तभी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा ना। तो बेटा यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को लिख करके, या उनके रिप्रेजेंटेशंस को, उनके सिंबल्स को लिख करके। बराबर बात, इतनी बात क्लियर है। लेकिन बस इतना ही लिख करके नहीं चलता, लिसन केयरफुली, इतना ही लिख करके नहीं चलता। हम लोग साथ ही में इनके स्टेट्स को भी दर्शाते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है आपने? कितनी स्टेट्स होती है मैटर की? कितनी होती है? 3 स्टेट्स होती है। कौन सी कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस।
या कोई बोल रहा है लिक्विड सॉलिड गैस, जो भी है क्रम मैटर नहीं करता, 3 स्टेट्स है, सॉलिड लिक्विड और गैस। क्या आपको पता है असल में 5 होती है? अच्छा छोड़ो उसकी बात नहीं करेंगे। एक तो है आपको मैं बता दूं प्लाज्मा, जो सॉलिड लिक्विड गैस से परे। क्यों? आपको अगर कोई पूछ ले कि जो फायर है, फायर आग, आग देखी आपने बेटा? अरे आग की लपटे देखिए, बॉन फायर किया है कभी शेकोटी के लिए का गरीब असून? तर ते जाळ जी आहे, आग जी आहे, जी फायर है, जो बेटा आग है ना, उसके स्टेट को क्या बोलोगे? वो सॉलिड है कि वो लिक्विड है कि वो गैस है? फायर को क्या बोलोगे? सॉलिड बोलोगे? उस आग को क्या बोलोगे? सॉलिड बोलोगे? लिक्विड बोलोगे? उसको गैस बोलोगे? तीनों भी नहीं, उसकी स्टेट ही अलग है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा। ये सॉलिड है सर। पानी या और बहुत सारी चीजें लिक्विड्स है दुनिया में, ठीक है। गैस भी होता है सर, ये हवा जो है ये भी गैस है, इसकी स्टेट भी गैस ही बोलेंगे। जो फर्क हम इन तीनों में करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं बेटा? द कॉम्पैक्टनेस ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स या एटम्स, कितने कॉम्पैक्ट है एक दूसरे के। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो मैं अपने पहले पढ़ रखा होगा पुरानी सिलेबस में आपके, ठीक है। अगर मैं ऐसे बहुत डेंस पार्टिकल बहुत एक दूसरे के बहुत करीब अगर है तो ये सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, थोड़े से दूर है तो ये लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, और अगर बहुत दूर है तो ये गैस को। तो मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की कॉम्पैक्टनेस को लेकर के हमने इनकी स्टेट्स को डिस्क्राइब किया है। प्लाज्मा इनसे परे है, ठीक है, अलग है। प्लाज्मा में हमने क्या बोला? फायर कैसी है? इन तीनों में भी आप फायर को सोचो, क्या इसमें से किसी में बैठ पाएगी? वो नहीं बैठ पाएगी, उसके इसको बदलती रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो उसको प्लाज्मा साइंटिस्ट, चलो उसकी बात हम किसी और लेक्चर में और करेंगे कि और भी क्या क्या चीज़ें उसको लेकर के बताई जा सकती है, क्या क्या है, ठीक है चीज़ें, वो अपने को टॉपिक खोलना नहीं है। हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन जब भी लिखते हैं बेटा तो उसके साथ ही में उसके स्टेट को भी दर्शाना होता है। इसका तरीका क्या है सर? कैसे दर्शाएंगे स्टेट को? लिख देंगे क्या ये गैस है, ये लिक्विड है? तो हाँ लिखेंगे, लेकिन कुछ तरीके से। तरीका होता है यहाँ पे अगर स्मॉल जी लिख दो तो समझ जाएगा कि ये गैसियस, लेकिन है नहीं, ठीक है। ये क्या है बेटा? सॉलिड है, तो मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ, ठीक है। एफ कैसा है? सॉलिड है। वाटर कैसा है बेटा? तो मैं यहाँ पे एल लिख दूंगा। ये चीज सॉलिड है तो इसको मैं यहाँ पे एस लिख दूंगा। ये गैस है तो इसको मैं यहाँ पे जी लिख दूंगा। आ रही है बात समझ? ओके बेटा, बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे उनके स्टेट्स को। अच्छा कहीं कहीं आपने ये भी देख रखा होगा ब्रैकेट में ऐसे AQ लिखते हैं, देखा है क्या? इसको बोलते हैं एक्वियस। क्या बोलते हैं इसको? एक्वियस। जब कोई मिक्सचर होता है ना, एक्वियस सॉल्यूशन होता है, तब हम इस तरीके से क्या करते हैं, AQ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये चीज ना यहाँ पे बेटा सबस्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं इसको? सबस्क्रिप्ट, ऊपर लिखो उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, बराबर ना। तो इसके बेस पे, कहाँ पे? इसके बेस पे हम लोग ऐसा छोटा सा ब्रैकेट बना के उसके स्टेट्स को लिखते हैं। तो हमारी अब ये जो हमने पूरा लिखा इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? अब दूसरी चीज, इतना ज़रा ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह सब चीज़ें लिखनी है, एटम का जो भी नाम होगा, सिंबल होगा, वो दिखा करके केमिकल इक्वेशन दिखाना चाहिए। साथ ही में उनके स्टेट्स भी जो भी होंगे उनको भी हमें दिखाना चाहिए। लेकिन सर क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? चेक करो और बताओ मेरे को, किस किस को समझ में आता है? देखो, क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? ये बैलेंस बिल्कुल भी, ये बैलेंस अभी बिल्कुल भी, लेकिन इसको बैलेंस किया जा सकता, इसको बैलेंस किया जा सकता है। सर बैलेंस करना ही क्यों है और बैलेंस करते कैसे हैं? दोनों चीज़ों समझते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि मैंने आपको 1 लीटर पानी दिया, 1 लीटर दूध दिया, 1 लीटर पानी भी दिया, 1 लीटर दूध भी दिया, और बोला मिक्स करो, और मैं आपको बोल रहा हूं बेटा ये मिक्स करने के बाद ना जो मिक्सचर बना वो आधे लीटर का बना है। जूता फेंक के नहीं मारोगे मेरे मुंह पे? ये पगला गया इंसान। बनेगा आधा लीटर? 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध, दोनों को मिक्स किया, जो मिक्सचर बना वो आधा लीटर बनेगा?
कभी भी पॉसिबल है ये? पॉसिबल है क्या ये? अरे आवाज नहीं आ रही आप लोगों से, है कि नहीं है? बोलो ना ऐसे। कितना बनना चाहिए? 2 लीटर। एग्जैक्टली यही चीज यहां पर भी हो रही है। इसके इतने एटम है, हाइड्रोजन के इतने एटम है, ऑक्सीजन के इतने एटम है, इन सबको मिलाकर के टोटल इतने एटम बनने चाहिए। नहीं भाई, बने ही नहीं, उतरे। चलेगा क्या? तो क्या इसको अब केमिकल इक्वेशन बोलना सही होगा? इवन आफ्टर मैं यहां पे प्रॉपरली लिख चुका हूं, सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिख दिए, सबकी स्टेट्स लिख दी, एरो बना दिया जो कि रिएक्शन की डायरेक्शन को भी दिखाता है। कुछ कुछ आपने एरोज ऐसे भी देख रखे होंगे इससे पहले, ऐसे, जो बताते हैं कि ये रिएक्शन दोनों तरफ जा सकती है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अरे यार कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? बताता हूँ क्या होता है वो, चलो उसकी बात करेंगे धीरे धीरे, और सब कुछ एक टाइम में नहीं सीखने आएगा। मार्कर अच्छे लेके आना भाई, मार्कर नया ला बोला था मैं तेरे को, पुराने काय को लेके आ तू? जा बाबा, ते ऑफिसमध्ये जा, तिकडे माधुरी मॅम असतील, त्या माधुरी मॅमला सांग की सरांनी न्यू मार्कर मागितला आहे ब्लॅक कलरचा, इट्स ऑर्डर, गो। हाँ, मैं कहाँ पे था? तो चाहे हम ऐसा पूरा लिख ले, तब भी अभी मैं इसको केमिकल इक्वेशन नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि सर ये केमिकली बैलेंस ही, केमिकली ये बैलेंस है क्या? नहीं है ना यार, दोनों तरफ सेम। अच्छा, आपको पता ही नहीं सर, हमको ये बैलेंस है कि नहीं पता ही नहीं। ये पता करने के लिए भी बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, ठीक है? ये पता कैसे करेंगे, टेंशन मत लो। ये कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल मैं आपके सामने से रफ कर देता हूँ। एक साधारण सा एग्जाम्पल पहले लेता हूँ, पहले उसकी मदद से समझेंगे, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मजा आएगा आपको। लास्ट के लास्ट 2 साल पहले की एक बैच थी, जिस बैच में से अभी ये प्रेम भैया नहीं आए थे, हाँ वो पढ़े थे। तो उनके बैच के टाइम पे हमने एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस किया था, सुनना ध्यान से। उनके टाइम पे हमने, उनके बैच के टाइम पे हमने केमिकल इक्वेशन बैलेंस किया था। उसमें 80 ऑक्सीजन बैलेंस किए थे। कितने? 80। बच्चे लोग 1 घंटा वो एग्जाम्पल बैलेंस करते बैठे थे, और उसके बाद मैंने बोर्ड पे भी किया था। तो क्या ऐसा एग्जाम्पल आपको भी बैलेंस करना है? चेहरे तो देखो नालायकों के। ऐसा एग्जाम्पल आपको भी बैलेंस करना है? अभी आपको बैलेंस है कि नहीं वो भी नहीं समझ आता, बैलेंस करना है। रुको जरा, पहले सीख लो, ठीक है? करेंगे वो भी, ओके? चलो बेटा ध्यान दो, मैंने बोला, अरे मैंने बोला ये रफ कर दूँ। कुछ साधारण सा लो सर पहले, इतना बड़ा नहीं, साधारण सिंपल। हम तो नन्हे मुन्ने प्यारे 10वीं में शुरू में आए हुए बच्चे, हमको इतना परेशान मत करो। छोटा एग्जाम्पल दो, छोटा एकदम प्यारा सा, ठीक है? एकदम प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए लिखता हूँ मैं। देखो यहाँ पे मेरे को आप चेक करके बताना बस। मैं लिखता हूँ यहाँ पे Mg। अच्छा, Mg क्या होता है? मैग्नीशियम। चलो इतना तो जानते हो, हाँ ओके, अच्छी बात है। लिखा O2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया MgO। बैलेंस है? सर समझ में नहीं आता, पहले समझाओ। मैंने बोला ध्यान दो, क्या बोलो? अब हमें क्या करना होता है बेटा, क्योंकि मैंने बोला, अब बहुत बार बोला मैंने ये चीज़ को, कि इक्वेशन के दोनों तरफ LHS में जितने ही नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही RHS में हो जाए। मास के हिसाब से देखा जाए तो इस तरफ जितना रिएक्टेंट का वजन है, प्रोडक्ट भी तो उतना ही टोटल मिल करके बनेगा ना, कम ज़्यादा थोड़ी ना होगा। अगर ऐड कर रहा हूँ मैं चीज़ें तो ऑफकोर्स ऐड होकर के निकलेगी, सम टोटल निकलेगी बाहर, राइट? तो 2 चीज़ें मैं जोड़ रहा हूँ तो उनकी जोड़ मेरे को मिलनी चाहिए। अगर ये 1 और ये 2 है तो मेरे को यहाँ पे 3 मिलना चाहिए, सही बात ना? तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। अब इसको चेक करने के लिए केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा एक एक एटम को देखते और गिनते कि कितने नंबर ऑफ एटम LHS में और RHS में प्रेजेंट है। अब मैं LHS RHS भी बोल सकता हूँ, या तो मैं प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड भी बोल सकता हूँ। रिएक्टेंट साइड कौन सी हुई बेटा? ये हुई रिएक्टेंट साइड। ये क्या हुई बेटा? ये हुई प्रोडक्ट साइड। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रही है बात? ओके, अच्छा, तो यहाँ पे एक अपन प्यारा सा सुंदर सा चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो? चार्ट। अभी हम नए टॉपिक के ऊपर चले गए। वैसे तो हम जो टॉपिक मैंने शुरू किया था राइटिंग केमिकल इक्वेशन, राइटिंग केमिकल इक्वेशन से अपन अगले टॉपिक पे आ गए, विच इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस करने का हम पहले तो तरीका समझ लेते हैं। हाँ, तो देखो यार, हमको यहाँ पे 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? 3। पहला हमको चाहिए यहाँ पे एलिमेंट, फिर हमको चाहिए रिएक्टेंट, फिर हमको चाहिए प्रोडक्ट। परफेक्ट, आ रहा है दिमाग में? ओके सर, बोले सर। अरे आया तो बोलो यस सर। ठीक है, आया? क्या आया? ये समझ में आया। अब देखूंगा मैं एलिमेंट मेरे पास कौन से हैं। ठीक है, मेरे पास मैग्नीशियम है, हाँ सर। मेरे पास ऑक्सीजन है, हाँ सर। बोलो हाँ सर। और इसके अलावा कुछ है यहाँ पे? पक्की बात नहीं है,
कोई ऐसा जिसको बैलेंस करना आता है? पहले से हाथ ऊपर करो जरा। किसी को नहीं आता? बस तेरे को आता है? बस तेरे को आता है तो तू बता अभी। पकड़ी गई। चल, नहीं नहीं, बस बता, वहां पे बैठ के बस बता मेरे को। बता यहाँ पे mg कितने हैं? पक्का? कितने mg है बेटा? एक mg कितने हैं? अकेला एक mg है, ठीक है। ये रिएक्टेंट साइड में मैंने लिखा, रिएक्टेंट साइड में कितने mg है? एक ही है। प्रोडक्ट साइड में कितने mg है? एक ही है सर। सर ये तो बैलेंस है, ओके रहने दो, आगे देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बेटा? O2 लिखा ना बेस पे, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? सर एक ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे चार्ट में हमने देखा कि जो चीज यहाँ पे बैलेंस नहीं हो, कौन सी बताओ? ऑक्सीजन। लेकिन जरूरी नहीं है जो चीज बैलेंस नहीं है उसी को चेंज करके पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाए। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बाकी चीजों का भी नाप हमको बदलना पड़ सकता है, जिसके लिए हम सामने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और याद रखना ये बेस पे जो नंबर है इनको हम कभी भी रफ नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट बनना है वो तो बनना ही है केमिकली बैलेंस, हमको उनके प्रोपोर्शन को चेंज करते रहना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझते हैं कैसे किया जाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि यहाँ पे Mg तो दोनों तरफ एक एक है, बढ़िया है सर। LHS में जितने मैग्नीशियम है उतने मैग्नीशियम के एटम RHS में भी है, मतलब प्रोडक्ट साइड में भी है। लेकिन सर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है? एक ही है। क्या करे? तो एक काम कर सकते, मैंने बोला यहाँ पे नीचे तो हम हाथ नहीं लगा सकते कुछ, यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख करके बैलेंस नहीं कर सकता सर O2 हो गया बैलेंस, नहीं ऐसे नहीं होता, क्योंकि कंपाउंड के फॉर्म में MgO2 कभी बनता ही नहीं, MgO बनता है। सर ऐसे क्यों? इसका कुछ रीजन, बहुत बड़ा रीजन है, ध्यान से सुनना। क्योंकि बेटा ये एटॉमिकली अगर आप देखोगे इनको केमिकल बॉन्ड बनाते हुए, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते रहेंगे, डोनेट गेन करते रहेंगे, कुछ ना कुछ इनका हो रहा है। अब ये जब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते लेते हैं बेटा, तो ये बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये तो ठीक है, आयनिक की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे एक Mg एक ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बना पाता है, उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के फिर 2 लगते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 6 होता है, क्योंकि पता है ना? नहीं पता? ये सब चीजें मैं अभी क्या है ना, ज्यादा भी आपको नहीं बताना चाहता, तो आपको सब हेवी हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जाएंगे, एक एक सीढ़ी चढत जाऊ आपण, डायरेक्ट 10व्या सीडीवर आपल्याला जायचं नाहीये, पडल मग, है ना जोरात। हां, तर लक्ष द्या, काय म्हटलं मी? हां, Mg हमने देखा यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, O2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सीधा 2 लिख नहीं सकते क्योंकि कंपाउंड उस तरीके से बैलेंस नहीं होगा। लेकिन हम सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम सामने पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोपोर्शन बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा? हमें सीधा यहाँ इस O को 2 करने के लिए यहाँ पे सामने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है? सामने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जब ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अकेले O को नहीं होता, ये किसको अफेक्ट करता है? Mg को भी अफेक्ट करता है, O को भी करता है। अब देखो, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे 2 से मैं रिएक्शन वापस एक बार, ये पहला लिखा, मैं दूसरी रिएक्शन लिखता हूँ वापस, जो मैंने चेंज करना है वो लिख करके, Mg प्लस O2, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 MgO। तो सर हाँ, हो गया मेरा काम। ये 2 अब O को मल्टीप्लाई होगा ना, तो O मेरे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अच्छा, मैंने बोला चार्ट निकाल करके देख वापस एक बार, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, परफेक्ट। देख, ध्यान दो बेटा फटाफट, ठीक, कंफ्यूज होने का नहीं, ध्यान दो। एलिमेंट कौन से? Mg और, अब देखो जरा Mg कितने कितने हुए? Mg यहाँ पे प्रोडक्ट में Mg, बस O को नहीं मल्टीप्लाई होगा, जब नंबर सामने लेके आओगे किसी कंपाउंड की, इसको कंपाउंड बोलेंगे ना पूरा, तो उसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा। तो Mg भी क्या हो गए? 2 हो गए प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड है ना ये, रिएक्टेंट साइड में Mg एक ही है। ऑक्सीजन, हाँ सर ऑक्सीजन अब 2 हो गए दोनों तरफ सर, बराबर। अरे इसको चेंज करने के चक्कर में ये भी बदल गया, बदलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऑक्सीजन 2 हो गए, बढ़िया, परफेक्ट, समझ में आ रही है बात? ओके, ऑक्सीजन देख यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन को भी हो रहा है, तो 2 MgO बना, बराबर। लेकिन सर Mg का क्या? प्रोडक्ट साइड में Mg 2 है, रिएक्टेंट साइड में Mg बस 1 ही है, तो क्या करें? वापस एक बार करो, तीसरी बार, किसने बोला एक 2 बार ही करना होता है? थर्ड रिएक्शन लिखो चेंज करके। क्या चेंज करेंगे? इस Mg को भी अब क्या करेंगे हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ध्यान से जरा, 2 Mg प्लस O2, इट गिव्स, इसको इट गिव्स बोलेंगे क्या? 2 MgO। सर अब चेक करके देखो वापस एक बार, क्या? एलिमेंट, बोलो मेरे पीछे, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बोलो एलिमेंट कौन से? Mg
और O। बोल बेटा mg यहाँ पे कितने, देख लो और कोई झूठ तो नहीं रहा है, 2 mg पक्की बात। यहाँ पे कितने mg, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, हो गया क्या सब बैलेंस। mg भी रिएक्टेंट में जितने उतने ही प्रोडक्ट में आ गए और ऑक्सीजन भी जितने रिएक्टेंट में उतने ही। तो अब ये जो केमिकल इक्वेशन मेरा बना, ये जो मेरा केमिकल इक्वेशन बना, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या अब सर जितना LHS में है उतना ही RHS में आ रहा है? मतलब मैं साधारण हिसाब से अगर बात करूं तो मेरे लिए जितना पानी और दूध मिला करके मैं टोटल कर रहा था उतना बराबर मेरे को मिल रहा है। तो इस तरीके से मेरे को अपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। अब सर बराबर हो गया, अब ओके है, दिस इज नाउ इक्वेशन 2mg + O2 गिव्स 2mgO। अब बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट, ये समझ में आया? अरे यस और नो, सबको आया? घेऊन जा म्हणले तो मुलगा आहे, but इतकं ये कैसे लेके जाए नीचे. आकाश म्हणलाय घेऊन या खाली. समोर मल्टिप्लाय करू शकतो ह्याला 2 करण्यासाठी, O ला 2 चेंज करण्यासाठी, पण ह्याला करायच्या नादात ह्याचा पण नंबर चेंज होतोय ना, होऊ दे काही प्रॉब्लेम नाही, आपल्याला त्याची हरकत नाहीये, पण आपण ह्याला इकडे तर मल्टिप्लाय नाही करू शकत. म्हणजे तू जसं म्हणतीये हे 1 1च राहील आणि हा 2 2 होईल, नाही होणार. कारण हा जर 2 करायचा असेल म्हणजे प्रोडक्ट साईडला ऑक्सिजन जर तुला 2 करायचा असेल इथे, तर इकडे तुला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल तसं करण्यासाठी, तसा चार्ट बनवण्यासाठी, पण ते शक्य नाहीये. केमिकली ते बॅलन्स राहणार नाही. mg हा ऑक्सिजन सोबत तसा बॉन्डच करत नाही की दोन मॅग्नेशियम एक मॅग्नेशियम आणि 2 ऑक्सिजनचे ॲटम मिळून कधी एक कंपाऊंड बनत नाही. एक मॅग्नेशियमचा ॲटम या ठिकाणी काय करतोय, एका ऑक्सिजन सोबत कंपाऊंड फॉर्म करतोय जो की बॅलन्स कंपाऊंड आहे. हा मग आपण हे काय करू शकतो, पूर्णच कंपाऊंडला 2 करू शकतो. म्हणजे काय झालं, 2 मॅग्नेशियम पण आले, 2 ऑक्सिजन पण आले. आता ह्यातला एक मॅग्नेशियम एका ऑक्सिजन सोबत करेल, ह्यातला एक मॅग्नेशियम एका ऑक्सिजन, म्हणजे ते तरी बॅलन्स राहील. लक्षात येते का? पण असं नाही होऊ शकत की 10 mg एकच आहे आणि ऑक्सिजनचे 2 आहे, मग 1 mg एका ऑक्सिजन सोबत करेल, एक ऑक्सिजनचा काय, तो तर मोकळाच राहिला. तसं नाही होऊ शकत. हे आपल्याला त्या कंपाऊंडला बॅलन्स ठेवून त्याचा प्रपोर्शन बॅलन्स करावं. हा कुठले नंबर, हे 4 सेम पाहिजे असं काही नाहीये, हे वेगळे पण येऊ शकतात. हे असं पण येऊ शकतं 3 3, म्हणजे ह्या एक्झाम्पलमध्ये नाही, फॉर सम अदर एक्झाम्पल आपण घेऊयात, डोंट वरी आपण घेऊयात, ठीक आहे. पण आपण इकडे चेंज नाही करू शकत. खाली आपण समोर मल्टिप्लाय करून त्यांना बॅलन्स करायचं ते करू. कितीने मल्टिप्लाय करायचं करा. हे तुम्हाला 2 नाही 200 जरी केले ना तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम. लिसन केयरफुली, ये 2 नहीं बेटा, ये अगर मैं 200 भी कर दूं ना यहाँ पे, मतलब मैं अगर ये सब 200 कर दूं यहाँ पे, मान ले ऐसे कर दिया मैंने, चलिए ये नहीं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं, मान ले ये अपनी बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं इसको 200 mg + O2 इट गिव्स 200 MgO, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन भी बैलेंस है.
अब ये क्या कर रहा हूं मैं, पता है क्या? बेसिकली ये रिएक्शन भी बैलेंस है। गिन के देख लो सर, गिन के देख लो। अच्छा हाँ सॉरी, ये हाँ, मेरा बोलने का मतलब क्या है सुनो, हाँ यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है, सॉरी करता हूँ करेक्ट, चलो। मेरे को बोलने का ये है कि बस 2 3 4 इससे फर्क नहीं है, आप उस नंबर को कितना ही बड़ा कर लो, दैट विल नॉट मैटर। अल्टीमेटली प्रोपोर्शन सेम रहना चाहिए, वो पूरा कंपाउंड बैलेंस ही रहना चाहिए। अब इसको अगर ऐसे लिखना है तो भी कैसे लिखेंगे? यहाँ पे अपन क्या कर देंगे सीधा, मतलब ये 102 सा क्या हुआ 200 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 200, यहाँ पे 200 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुए ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन 200 200 हो गए और mg भी 200 200 हो गया। तो अपन ऐसे कर सकते हैं बेसिकली। अपने को ना ये करने से क्या मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि पहिला मी पाणी एका मगात घेतलं होतं, आता मी पाणी एका बादलीत घेतलं। मैं बस इसकी क्या कर रहा हूँ, क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ। ये नंबर्स बड़े करने से मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ। आ रही है बात समझ? ओके ओके, ये एग्जांपल आया आपके दिमाग में, चलो इसको लिख लो आप लोग, फिर हम और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो जल्दी। ये चैप्टर में हमको कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं, ठीक है? सो आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग, हाँ बोलो ना। वैलेंसी चलो बताते हैं आपको, सुनना ध्यान से। वैलेंसी बता दो आपको, ध्यान दो। अच्छा ठीक, लिख लो, ये इतना लिख लो, फिर आपको मैं इसका डाउट है कबीर का वैलेंसी। और किस किस को जानना है वैलेंसी क्या होती है? किस किस को जानना है वैलेंसी क्या होती है? बाकियों को पता है सबको? तेरे को जानना है, तेरे को जानना है, तेरे को जानना है, तेरे को जानना है, ठीक है। जो बाकी हाथ ऊपर नहीं किए उनको मैं पूछूंगा सवाल, ठीक है? इससे अच्छा हाथ ऊपर कर लेती है कि नहीं? ये आया ना दिमाग में, इससे अच्छा तो हाथ ही ऊपर कर लेती, सवाल से तो बच जाते। आपको वैलेंसी का मतलब बताता हूँ, इतना लिख लो। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इन ऑर्डर टू बिकम इट्स नियरेस्ट नोबल एलिमेंट, उसके नियरेस्ट नोबल एलिमेंट जैसा बनने की कोशिश करता है। ऑक्टेट कंप्लीट करना या डुप्लेट कंप्लीट करना। समझाता हूँ, डोंट वरी, ये लिख लो, समझाता हूँ फिर। तुझं नाव बाळा साक्षी ना, आणि तुझं नाव संचेती, ओके। श्रुति, सुनीता, अरे एस नाम से कितने यार? साक्षी, संचेती, श्रुति, सुनीता, सिमरन, पीछे श्वेता, इधर में संकेत, हाँ संकेत और इधर क्या नाम है तुम्हारा? अक्षरा, आणि तुझं नाव? जानवी। जानवी, अक्षरा, ऋतुजा, ध्येया। पुढे कोण बसले? सिमरन, अच्छा। नाही, तुला तर कधीच विसरू नाही शकत, तुझ्यासारखा जनावर विसरून कसं चालेल? जनावर म्हणजे प्राणी, मानव हा एक प्राणी आहे, माहिती आहे का तुला? ह्युमन इज ऑल्सो ॲन ॲनिमल, राईट? सो इसीलिए ऑफेंड होऊ नको, मी फक्त तुला सांगितलं आपण कोण आहे. मी पण आहे, मी पण ॲनिमल आहे. बायोलॉजी पण शिकायचं आहे ना आपल्याला. येस, डोंट वरी. पण तू जनावर आहेस एवढंच. अरे परत ऑफेंड होती है. मैं कुछ बोला क्या? मैंने बोला हम लोग क्या है बेटा. अरे साफ साफ बोलो, है कि नहीं है? किसको लगता है वो एनिमल नहीं है? तो क्या प्लांट है भाई? दुनिया में दो ही तो कैटेगरी है, एक प्लांट और एक एनिमल. हाँ बाकी है फिर माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह, ठीक है, बैक्टीरियोफेज सब कुछ है, ठीक है. लेकिन हम क्या है? एनिमल्स. वी आर एनिमल्स. तो वैसे ही मी एनिमल है, तू जनावर है.
अरे उसको मराठी में जनावर बोलते इसलिए, और कुछ नाही. कशाला वाटतं, अर्थ तर तोच आहे ना. शब्दाचं काय करायचं आपल्याला, आपण स्टुडंट्स आहे, आपल्याला अर्थशी मतलब आहे. हां बरोबर ना सुनीता, काय म्हणायचं तुला, मराठी कळतं का तुला? खरंच बोलता येतं, तेवढं क्लिअर नाही. काय म्हटले तुझे, टोन ते मॅच होत नाही. अच्छा, आणि श्रुतीला बिलकुलच येत नाही, पण समजतं सगळं. अच्छा, अजून कोण नाही ज्याला मराठी बोलता किंवा समजत नाही असं? समजत नाही असं कोणी आहे का? समजतं सगळ्यांना? अरे मैं ये बोल रहा हूँ समझ में आता है सभी को? उतना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, बेसिक आता है. अच्छा चलो, मराठी का तो तेरे को बेसिक आ रहा है, साइंस में तो वो भी नहीं. लिख लिया बेटा, समझे? वैलेंसी को समझे? चलो ध्यान दो, जल्दी फास्ट. लक्ष दे. सिमरन उभी राहा, सांग वैलेंसी बद्दल काय माहिती आहे तुला? वैलेंसी के बारे में कुछ तो पता होगा, कुछ तो बताओ. जो कुछ भी तुम्हें बताए वो बताओ. बरं, काय 9th मध्ये शिकली होती ना, तेच विचारतोय मी. थोडंफार तर माहिती असेल. अच्छा बरं. अच्छा, आले ठेवून. कुठं ठेवलं? त्याच्या इथं घरी जाऊन ठेवलं का? घरी जाऊन ठेवलं का त्याच्या? कोणाला? मग तुम्ही कुठं ठेवलं मग? हां, कुठला वाईट बंगला? काय माहिती, मला पण नाही माहिती. जाऊ दे, प्रेम सांग. हाँ श्वेता, स्टैंड अप, बैठ तू. बताओ क्या पता है वैलेंसी के बारे में? चलो, कुछ कुछ तो पता है, वेरी गुड. इधर जानवी, जो भी आता है वो बताओ. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बराबर आंसर दो, ठीक है, लेकिन आंसर देने की कोशिश करो. हाँ, मास. मास का वैलेंसी का क्या लेन देना है? कुछ नहीं लेन देना. श्रुति, खड़ी रहे, खड़ी तो रहे पहले, नालायक. हाँ बोल, पता नहीं, पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता. अच्छा, तो फिर जब मैंने, तो वही बोल रहा हूँ मैं अभी उसको, जब मैंने पूछा था कि किस किस को वैलेंसी के बारे में नहीं पता, तो हाथ ऊपर क्यों नहीं किया फिर? इस मतलब झूठ बोल रही है तू. हाँ तू कह रहा, बताओ बेटा. वैलेंसी, अच्छा ये बता शुभो. हाँ जी बताइए जी. भुला दिया? अबे तेरी तो पकड़ रहे, मैंने बुलाया. नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, सबको एटम तो पता होगा. अब इतना बेसिक पढ़ाओ कि यार सर क्लासरूम छोड़ के भागना पड़ेगा फिर. बोलो दया, बोलो बोलो, स्टैंड अप. दूसरी बता दो, वेलकम है, बताओ. गेनिंग. परफेक्ट है ये भी. चलो, और तुम्हें कुछ बताना है? नहीं, ठीक है, इतना सबने बता दिया. चलो समझते हैं. कुछ छोटे मोटे और सवाल पूछता हूँ जिससे केमिस्ट्री के बेसिक्स को भी हमें कवर करना है. ये चैप्टर तो एक बहाना है, पढ़ना तो हमको केमिस्ट्री अच्छे से है, ठीक है. चैप्टर तो पढ़ ही रहे, हम चैप्टर पढ़ेंगे भी, हर एक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ेंगे. चैप्टर हालांकि इतना अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा कि एक ऐसा सिंगल कोई कॉन्सेप्ट, सिंगल लाइन नहीं होगी इस चैप्टर की जो आपको आती नहीं होगी, ठीक है. मेक श्योर, और मैं खुद मेक श्योर करूँगा. बहुत कुछ है चैप्टर में, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ने के लिए, सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो.
केमिस्ट्री के फाउंडेशन को एक बार मैं आपके समझ लूँ तो बहुत कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है। किस किस को पता है कि नमक कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ मैं, NaCl कैसे बनता है, किस किस को पता है? पानी के अंदर होता है, समंदर में होता है, फिर वो समंदर का पानी भाप बन के ऊपर चला जाएगा तो नमक बन जाएगा, डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं केमिकली बात कर रहा हूँ, मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन के हिसाब से कौन कौन बच्चे जानते हैं कि नमक कैसे बनता है, NaCl कैसे फॉर्म होता है? बताओ बेटा। बराबर बात है, सोडियम और क्लोरीन। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सोडियम और क्लोरीन। अब मैं ये एग्जाम्पल लेकर के आपको बस वैलेंसी नहीं, केमिस्ट्री से जुड़े हुए 2-4 अलग अलग फंडे एक साथ क्लियर करूंगा जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देके सीखने। बेटा सभी बच्चे यहाँ पे फुल अटेंशन के साथ अच्छे से बैठ करके ध्यान दे, और बीच में कुछ भी लगता है कि नहीं सर ये वापस बता दो, ये नहीं समझ आया, तो हाथ ऊपर करके बीच में ही टोक करके पूछ ले, एंड तक रुकने की जरूरत है नहीं, ठीक है। शुरू करते हैं। सुनना, मैं बात कर रहा हूं केमिकली नमक हम कैसे देखते कैसे बन रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग बेसिकली। तो मैंने बोला हमको नमक बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए सोडियम, दूसरा चाहिए क्लोरीन। क्या चाहिए बेटा? सोडियम और क्लोरीन चाहिए। अच्छा, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na। और क्लोरीन को हम लोग Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज की बात आपको करूंगा जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अब इस एक टॉपिक को पढ़ते पढ़ते हम लोग केमिस्ट्री के कितने सारे छोटे मोटे फंडे पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको एक ओवरऑल बेसिक बनाने में भी अच्छी हेल्प हो जाएगी। हम आयन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है वे पढ़ेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, बैलेंस कैसी होती है, केमिकल इक्वेशन लिखा कैसे जाता है, ये सब चीज़ें इसमें अंदर क्लियर हो रही है एक ही एग्जाम्पल में, ध्यान दो। तो सोडियम, हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊं, केमिकली रिएक्ट करके कैसे उनका नेचर चेंज होता है ये भी आप इसमें एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से नोट कर सकते हो, ध्यान से सुनना। सोडियम एक ऐसा मेटल, सोडियम मेटल है जानते हो आप लोग, सोडियम एक ऐसा मेटल बेटा, एक ऐसा एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है, और उसको अगर आप देखोगे तो बहुत ही सॉफ्ट में होता है, वो कहलाता ही सॉफ्ट मेटल है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको आप नाइफ से लेकर के कट भी कर सकते हो। देखिए एक तो ये मेटल जिससे हमारे बेंचेस बने, चाकू लेकर के इसको कट करो, कट हो जाएगा? होगा कट? पॉसिबल है क्या? अरे बिल्कुल नहीं। मेटल्स तो हार्ड होते हैं सर, रिजिड होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, नहीं होगा कट। सोडियम ऐसा है जिसको आप बड़े आसानी से चाकू लेकर के कट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इरेजर है ना अपना, इरेजर को काट सकते हो आप चाकू लेकर के, बड़ा ये एग्जैक्टली वैसे। बहुत वोलेटाइल है, बहुत हाईली रिएक्टिव है, बड़े आसानी से रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए उसको रखते भी कहाँ पे? केरोसिन के अंदर रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं उसको? चलो एक तो समझ में आया कि इतना खतरनाक ये एलिमेंट है जो फटाफट बम की तरह फटता है, जब पानी में डाल दो इसको, चाहे इसको हवा के संपर्क में लेके आओ, तो उसको रखते कहाँ पे? केरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा एटम है, ऐसा जो है एलिमेंट है कौन? सोडियम। बात क्लियर? रख लिया दिमाग में। दूसरा है क्लोरीन। क्या है दूसरा? बताता हूँ, चलो वो भी ठीक है, गैस रिलीज होती है, आई विल टेल यू दैट। पहले इसको क्लियर करते हैं एक बार, उसके बाद आते हो। तो दूसरा एलिमेंट क्या चाहिए अपने को नमक बनाने के लिए? डिजाइन को काढू, लक्ष्य दे। क्लोरीन। काय पाहिजे? क्लोरीन एक ऐसी चीज है भाई जो बहुत ही डेंजरस है, पॉइजनस है, ग्रीन कलर गैस होता है, मालूम है क्लोरीन? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज किया था हिटलर ने, लेता था एक चेम्बर के अंदर, सब लोगों को डालता था और क्लोरीन गैस डाल देता था, सब लोग गैस लेकर के पॉइजन, क्योंकि पॉइजनस है। कैसा है वो? पॉइजनस है, ग्रीन गैस, इट इज ग्रीन कलर गैस, क्लोरीन, वेरी पॉइजनस एंड डेंजरस, ओके। सो ये जो क्लोरीन है ये हमें चाहिए किसके लिए? नमक बनाने के लिए। अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हमने ऐसी 2 खतरनाक चीजें ली, देखा बेटा, ध्यान से सुनने वाला, हमने ऐसी 2 खतरनाक चीजें ली जो इंसान को मारने के लिए बहुत इनफ है। हमने लिया क्लोरीन, हमने लिया सोडियम, ऐसे बम जैसे फटता है वो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आग लग जाती है उसको, सॉफ्ट मेटल। हमने लिया क्लोरीन जो कि पॉइजनस ग्रीन कलर गैस है, हिटलर ने यूज की थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और हम इन दोनों को लेकर के क्या बना रहे? नमक, जिसके बगैर हमारे खाने को स्वाद
नहीं आता। कितनी अजीब है ना केमिस्ट्री, सोच के देखो जरा। हमने ऐसी दो चीजें ले ली बेटा जो कितनी घातक, कितनी डेंजरस है, और उन दो चीजों को जब हम मिलाते, जब उनको केमिकली रिएक्ट कराते, तो वो मिल करके ऐसी कुछ चीज बना देते हैं जिसके बगैर हमें खाना पॉसिबल नहीं होगा, गले से नीचे नहीं उतरेगा खाना हमारे। बराबर बात है, आ रही है समझ? कॉल ना बहुत परेशान करते हैं यार मेरे को। बेटा बहुत प्यारा सवाल है, सिट डाउन। ब्लड प्रेशर दो चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं, एक तो होता है हाइपरटेंशन, दूसरा होता है हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर में वाटर कॉन्सेंट्रेशन और नमक के कॉन्सेंट्रेशन के कारण से कैसे प्रेशर के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं ज़रूर इस चीज़ को आपको, मैं बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, आई एम वैसे तो फिजिक्स का टीचर, बट आई टीच बायोलॉजी एज वेल, और मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जानता भी हूँ, तो आपको उस तरीके से बताऊँगा भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करके। पहले मैं ये जो चल रहा हुआ टॉपिक है इसको पहले एक्सप्लेन कर दूँ, तेरे अलग अलग टॉपिक को छोड़ के सवाल आने दो, सवाल को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा सा लेकर के, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रादर, क्योंकि आपको ये टॉपिक अगर मैंने पढ़ा दिया एक बार, ठीक है, तो आपको ब्लड प्रेशर के रिलेटेड, आपको हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम के रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें बेसिक जो है आपकी क्लियर हो जाएंगे। सो याद दिलाओ मुझे ये टॉपिक होने का, डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट दिस, ओके। बट अभी के लिए इसको थोड़ा सा रोकते और अपन आते हैं वापस अपने ओरिजिनल टॉपिक पे, जो मैं क्या डिस्कस कर रहा था, NaCl का फॉर्मेशन ऑफ नमक, ठीक है। चल, अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने बताया कि कैसे दो दुनिया की जो घातक चीज़ें हैं वो मिलकर के ऐसी चीज़ को बना रहे जिसके बगैर हम खाना भी नहीं खा सकते। भाई खा सकते हो क्या, नमक चाहिए कि नहीं खाने में, टेस्ट नहीं आएगा, हाँ खाना तो टेस्टी चाहिए, ओके। दूसरा, अब सुनना ध्यान से, केमिकल इनको हम कैसे समझते हैं, ये रिएक्ट कैसे होते हैं। मैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ आपको डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। अब अपन सबसे पहले बनाते हैं सोडियम को, किसको बनाते हैं, रादर मैं बोलूँ आपको, मैं सोडियम के एटम को बनाते हैं, किसको बनाते हैं, सोडियम के एटम को, बोर से एटॉमिक मॉडल के हिसाब से, ठीक है। पहले समझ लो, इस सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दो चीजें होती है, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास नंबर। पता है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे पता है क्या, इतना बेसिक तो सबको आता है ना, 10वीं में आके बैठे हो ऐसे तो नहीं ना, हाँ फिर भी मैं काफ़ी बेसिक से पढ़ा था, हो बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ। एनीवेज चलो, अगर इसके अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है और शेल वाइज अगर कॉन्फ़िगरेशन करने जाए तो हमें कैसे करना पड़ेगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए अभी, 2 और 8 10, एक बचा है सर, डाल दो कहाँ पे, तीसरे शेल में। कहाँ पे डाल दो, तीसरे शेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 1। किसका बेटा, सोडियम का। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सोडियम की बात कर रहा हूँ। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2 8 1, क्यों लिखा सर, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन। मैं एक सवाल इसके अंदर आपको पूछना चाहता हूँ, लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, चलेगा, हाँ एक 15-20 मिनट, हाँ। तो सवाल ये है बेटा कि ये शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए किसको पता है हम कौन से फॉर्मूले को यूज करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो सकते हैं।
हाँ, कौन बोला? वेरी गुड, ऑर्डिनल नंबर। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है? ताली बजाओ इसके लिए। 2n² फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले की मदद से हम पता करते हैं कि कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। जैसे पहली शेल की बात करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही ना, तो 1। आंसर क्या बना? 2। मतलब पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 2। ऐसे अगर मैं दूसरी शेल में चेक करना चाहूँ तो 2n² फॉर्मूला है, दूसरी शेल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। तो दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। ऐसे हर शेल की कैपेसिटी जो है अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पक्की बात? ओके, अब मेरे को पता है कि सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, ये बोलने का मतलब ये है कि उसका इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है, 11। ऐसे ही मैं जानता हूं मेरे पास और एक एटम है, क्लोरीन। कौन है बेटा? अच्छा, अपन ने बात की ना NaCl की, हम यही समझ रहे हैं ना कि NaCl बन कैसे रहा है। और ये टॉपिक मैं समझा क्यों रहा हूं? क्योंकि मूल क्वेश्चन था अपना वैलेंसी को लेकर के। अब यहां से मैं आपको वैलेंसी भी समझाऊंगा कि वैलेंसी क्या होती है, फील कराऊंगा प्रॉपर्ली, ध्यान देना। तो ये क्लोरीन में, अब मैं जानता हूं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सर है 17। कितना है? 17, यानी कि 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आप मेरे को बताओ क्या होना चाहिए? 2 2 8 10 और बचे 7 17, जो लास्ट शेल में चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर? पहली शेल में 2 बैठेंगे मैक्सिमम, हमने ऑर्डिनल नंबर लगा चेक किया। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 2 बैठेंगे, 2। दूसरी शेल में कितने बैठेंगे? 8 बैठेंगे, 8। तीसरी शेल में है सर बहुत बैठेंगे, 18 बैठते हैं। ठीक है, बड़ा 7, लेकिन लिखते समय हम 8 8 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलो इन सब के रीजन बाद में समझते हैं, अभी ध्यान दो मूल क्वेश्चन पे। मैंने बोला यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में। अरे यस और नो? बराबर बात आ रहा है सबको समझ? कैसे हम सेल कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, सबको समझ आ रहा है क्या? हाँ। और लास्ट की जो शेल रहेगी, थर्ड शेल, जिसको अपन L और M शेल बोलेंगे। लास्ट शेल ये, इसके लिए कौन सी है? M शेल है। यहाँ पे भी M शेल है। K L M N ऐसे हम शेल्स को नंबर देते हैं, ओके, नाम देते हैं। तो यहाँ पे M शेल में कितने आएंगे बोलो? 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे माने तो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा लिए इसके M शेल में, थर्ड शेल में रादर बोलूं मैं। ठीक है, अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी का मतलब है किसी भी एटम को उसका जो ऑक्टेट है या फिर डुप्लेट है, ये कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं लेने ही पड़ेंगे या बस देने ही पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन उसको लेने पड़ सकते हैं या फिर देने पड़ सकते हैं, दोनों ही चीज को अपन वैलेंसी बोलते हैं। तो अब इसका मतलब ऐसे मत कंसीडर करना कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको, बहुत बच्चे गलत है, उनको पता नहीं होता है ठीक से, आधा अधूरा पढ़ के आते। मैं पूछता हूँ बच्चों को वैलेंसी क्या, बच्चे बोलते सर आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंसी बोलते। नहीं, रॉन्ग। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे हम तय कर पाएंगे कि उसकी वैलेंसी क्या है। जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी। जैसे इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 7 हुई क्या? नहीं। सुनना ध्यान से, बताता हूं क्यों। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हुई क्या? नहीं। हालांकि इसकी वैलेंसी 1 है, लेकिन इस कारण से नहीं है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस कारण से नहीं है। कारण क्या है सर? सुनना, हमने वैलेंसी की बोला कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, जिससे वो अपने नियरेस्ट नोबल एलिमेंट की पोजीशन को अचीव करे। असल मुद्दा ये है। अच्छा, ये आपको फील नहीं हो पाता इतना, तो आपके लिए थोड़ी नीचे वाली बात करते हैं। नीचे वाली बात क्या सर? ये समझो कि वो उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है या और कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो कंप्लीट हासिल करना चाहता है ऑक्टेट या डुप्लेट। अब सोडियम की केस में आ जाओ, यहां पे ध्यान दे, मैंने बोला सोडियम की केस में अगर बात की जाए तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने देखा, लास्ट की शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां से मैंने एग्जांपल इसलिए उठाया बेटा NaCl वाला, क्योंकि बहुत सारे केमिस्ट्री के फंडे मैंने बोला आपके क्लियर होने वाले इस एक एग्जांपल की मदद से। आपका वैलेंसी क्लियर होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगा, आपका एटॉमिक नंबर क्लियर होगा, आपका एटॉमिक मास क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये आपका यहाँ से क्लियर होगा। कैसे दो अलग चीजें मिलकर के तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने वाली चीज बनाते हैं, ये यहाँ से क्लियर होगा। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी भी बदलती है, ये आपको समझ में आएगा। और एक चीज, ये जो एटम्स है ये
केमिकल रिएक्शन में लेकर के हम कैसे इसको चैप्टर में यूज कर सकते, इन सभी चीजों को ये आपको समझ में आएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप। एक इलेक्ट्रॉन, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, लेकिन सर ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है, तो लास्ट के शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। भाई ध्यान सुन, और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे खाली कोई देने के लिए थोड़ी ना बैठा है, जो आजा भाई ले जा मेरे 7 इलेक्ट्रॉन, कोई देगा? अब ऐसा नहीं होता इनके पास दिमाग है या मन है कि ये सोचेगा मैं लूं या दूं, नहीं, ये ऑटोमेटिकली कैसे होता है, ये होता है इनके बीच में रहने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहां पे होता है सर? न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस को अगर आप देखोगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है बताओ मेरे को? एटम के न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। अरे बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं, कुछ हाई लेवल का सवाल पूछा कि मैंने, फटाफट बताने का। एटम के न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसे चार्ज होते? पॉजिटिवली। न्यूट्रॉन कैसे चार्ज होते? गलत जवाब, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। तुरंत जल्दबाजी में निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव तो न्यूट्रॉन निगेटिव, नहीं भाई, प्रोटॉन पॉजिटिव न्यूट्रॉन न्यूट्रल, निगेटिवली चार्ज है कौन? इलेक्ट्रॉन। और इसी कारण से ये जो पूरा न्यूक्लियस है, क्योंकि इसके अंदर नेट चार्ज क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि और कोई चार्ज तो उसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, तो पूरा चार्ज उसका क्या बन रहा है? पॉजिटिव। और बाहर के एनवायरनमेंट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं शेल्स में, उनके ऊपर पूरा चार्ज क्या है? निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। और इसी कारण से जो न्यूक्लियस है उसके करस्पॉन्डिंग, उसके इर्द गिर्द, उसके पेरीफेरी में रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, विच इज द फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्जेस, विच इज द फोर्स बिटवीन चार्जेस। अब अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्टिव फोर्स है, वो बात हम कर रहे हैं। सिमिलर चार्ज होता है, रिपल्सिव होता है, वो बताओ रे, यहाँ पे वो है नहीं। यहाँ पे अपोजिट चार्जेस है तो उनके बीच कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये जो न्यूक्लियस है बेटा, खेलना नहीं, ध्यान देना, इनके न्यूक्लियस की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जो कि कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। और उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पकड़ के रखता है। ओके, ये मैं न्यूक्लियस हूं, मेरे आसपास ये सभी इलेक्ट्रॉन है, मैं सबको एक फोर्स से पकड़ के रख रहा हूं, जो कि कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसको कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्टिव। ओके, क्लियर बात? और कंडीशन ये हो जाती है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना फोर्स भी ज्यादा होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आउटर मोस्ट शेल की। क्योंकि जितनी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी उतना इस न्यूक्लियस से उस शेल तक का डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तो डिस्टेंस जितना दूर बढ़ेगा उतना फोर्स कम होगा। ध्यान देना, जितने हम एक दूसरे के करीब रहेंगे उतना हमारे बीच में फोर्स ज्यादा रहेगा, लेकिन जो जितना दूर है उसमें फोर्स उतना कम रहेगा। तो आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना फोर्स लग रहा होगा उससे कई ज्यादा फोर्स पहले शेल के ऊपर लग रहा होगा। बात क्लियर है? क्योंकि वो बहुत उसके करीब है। तो ये खुद एटम का न्यूक्लियस बोलता है, भाई तू बहुत दूर है मेरे से, एक काम कर, तू गया तो भी चल जाएगा, तू गया तो भी। तो ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार, क्योंकि फोर्स वीक है ना बेटा, उसके पास मन नहीं है देने का नहीं देने का। ये सब बात फोर्स का खेल है। बात समझ आ रही है? हाँ, गेटिंग और नॉट? लेकिन यहीं पे अगर मैं इस क्लोरीन को देखूं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना फोर्स भी। तो ये बोलता है मेरे भाई 7 इलेक्ट्रॉन है, इनको तो मैं इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं, मेरा फोर्स एकदम ताकतवर है, बढ़िया है। किसी को आना है तो और एडिशनल मेरे पास आ जाओ, लेकिन मैं तो अपने साथ देने वाला। आ रही ये बात समझ? फोर्स की वजह से हो रहा है। तो इसी कारण से क्या होता है ना, ये सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल में पड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है,
हेलो, ओके परफेक्ट, थैंक यू बेटा, बैठ जाओ। सो ये सोडियम क्या बोलता है, चल भाई फोर्स तो वैसे भी वीक है और आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहां से 7 ढूंढ के लाएंगे, उससे अच्छा है कि अपना ही एक दे दो। तो जब ये सोचता है, अच्छा सोचने के लिए इसके पास कोई मन दिमाग है क्या, एटम के पास कोई दिमाग है क्या, सोचता है, मतलब ये फोर्स की वजह से हो रहा है सब, ये सिलसिला मैंने आपको समझाया कि फोर्स कैसे काम कर रहा है, तब जाके ये चीजें हो रही है। लेकिन हम अपने दिमाग में रखने के लिए ऐसा बोलेंगे कि भाई ये सोचेगा कि इसके पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, कहां पे 60 ढूंढते घूमे और 8 बनाने के लिए, उससे अच्छा है कि अपना एक दे दो, क्योंकि अगर ये अपना एक दे देगा तो भी इसके पास लास्ट में 8 पूरे हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में जो एक था वो तो चला गया ना, तो अब कितने बचे, मतलब आउटर मोस्ट शेल में अब भी 8 है ना, मतलब ये बैलेंस, ये सेटिस्फाई, जो इसको लाइफ में अचीव करना था ये इसने अचीव कर लिया। ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना है ना सबको, पहले शेल के अलावा कोई शेल है तो उन सबको ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है ना, और अगर पहली शेल है तो उसको डुप्लेट कंप्लीट करना है, जैसे हाइड्रोजन तो हेलियम बनना चाहता है, ठीक है। चल बात करते हैं, सन में यही हो रहा है, सूरज में, पता है आपको, समडे अदर डे, ओके। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम ने किसको दिया, क्लोरीन को दिया। अब क्लोरीन तो बैठा ही था लेने के लिए, क्योंकि वो जानता है मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मैं इनको इतना आसानी छोड़ूंगा नहीं, उल्टा कोई आ रहा है तो आने दो, क्योंकि कोई अगर आ गया +1 हो गया तो टोटल इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए 8 हो गए, इसका चला गया, इसकी शेल ही गायब हो गई, ये बोला चलो मेरे भी 8 हो गए, मैं भी सेटिस्फाई हो गया, मेरा एटम छोटा हो गया, कोई बुरी बात नहीं, ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ। ये बोलेगा चलो एक और को जगह देनी पड़ी, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मेरा ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ। तो ऐसे दोनों अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को देने और लेने की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन को देता है, ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, और ये बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अब सवाल फिर भी वहीं पे रहता है, आयोनिक बॉन्ड बोले क्यों इसको, ये आयन का क्या मतलब है यहाँ पे, है कोई बच्चा जो समझाएगा हाथ ऊपर करके। आयनिक बॉन्ड अभी भी क्यों बोलना है, बॉन्ड बना समझ में आया, चलो इलेक्ट्रॉन एक ने दिया एक ने लिया, बॉन्ड बन गया, दोनों साथ में मिलकर के क्या बना दिए, NaCl बना दिए, नमक बना दिए। सोडियम बहुत डेंजरस चीज, क्लोरीन पॉइजनस चीज, साथ में मिलकर के ऐसी चीज नहीं बना दी जिसका तोड़ नहीं है, भाई खाने में चाहिए ही चाहिए। ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती है, ये समझ में आ रहा है आपको। दो केमिकल बहुत अलग चीज है, लेकिन जब वो कंबाइन होते तो उनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग हो जाती है, गेटिंग, प्रॉपर्टीज बदल जाती है सारी। लेकिन हमारा सवाल है कि ये आयनिक बॉन्ड क्यों बोला जाए इसको। ताली बजाओ यार, है कुछ होशियार बच्चे बैठे हैं क्लास में, वेरी गुड, सिट डाउन, वेरी गुड बेटा, यही बात है। अब इसको आपको फील करा के पढ़ाते हैं वापस एक बार, ठीक है, कैसे होता है ये। चलो इसको समझने के लिए हमें एक और फंडा पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दुनिया का हर एटम इलेक्ट्रिकली कैसा है बेटा, न्यूट्रल होने का मतलब है उसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है। अकेला अगर सोडियम देखा जाए, मान ले मैंने अकेले सोडियम को ले लिया, ये नया लाया था मार्कर, तू कहां से नया लग रहा है तेरे को। अकेले अगर सोडियम की बात की जाए तो सोडियम बेटा उसके न्यूक्लियस में टोटल 11 प्रोटॉन है। उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, तो बोलते हैं 11 प्रोटॉन है। 11 क्या है, और बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके बाद हर एटम में, दुनिया के हर एटम में, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो जितने उसके पास न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना, उतने ही उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एटम के पास जितने उसके पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव, और प्लस माइनस क्या हो गया, इक्वल 0। एलिमिनेशन मेथड याद है, सेम है दोनों। हाँ 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ने एक दूसरे का चार्ज क्या कर दिया, नेट चार्ज। यहां पे नेट चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज 0 आएगा। लेकिन होता क्या है ना, जब इस क्लोरीन को इस सोडियम ने एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, बराबर, एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया कि नहीं दिया, तो जब इस सोडियम ने क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 ही बचे ना भाई,
क्योंकि एक किसको दिया, अब ऐसा थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन दिया मतलब प्रोटॉन भी कम हो जाएगा, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में, वो तो उतने ही रहेंगे ना। प्रोटॉन कितने अभी भी 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। तो अब इनका नेट चार्ज क्या आया +1। एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन से, तो नेट चार्ज जो पूरे एटम का बनेगा वो क्या बनेगा +1 बनेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं Na+, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं Na। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इस कारण से इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ गया Na+ आ गया, जो दया ने बताया था। आई बात समझ क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों Na+ बन रहा है। तो अब ये बन जाता है आयन। क्या बन जाता है आयन। ये क्या बना बेटा आयन। बना कि नहीं बना, आयन बना ना, आयन बना ना ये। ऐसे ही इसकी बात करें क्लोरीन की, ध्यान दे बेटा, सबने ध्यान देना है। तो क्लोरीन के ऊपर क्या हुआ दे रहा, देख क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था सोडियम के पास से। तो क्लोरीन के ऊपर हम जानते हैं 2 8 7, एक्चुअल में टोटल 17 इसके पास प्रोटॉन है और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, जो कि अब कितने हुए सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2 8 10 और 8 18, कितने हो गए टोटल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी इसके ऊपर ज्यादा है, मतलब ये टोटल निगेटिवली चार्ज हो गया +1 से नेट चार्ज, क्योंकि अगर ये दोनों 17 17 होते तो ये 0 हो जाता बराबर। लेकिन निगेटिव एक चार्ज ज्यादा आ गया ना, तो ये जो क्लोरीन है वो Cl- बन जाएगा, ये Cl- बन जाएगा, जिसको हम एनायन भी बोलते हैं। निगेटिव आयन को हम एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं। सर याद कैसे रखे, अरे कैट आयन में टी आता है, टी कैसा दिखता है प्लस जैसा, तो याद रखने का जो पॉजिटिव कौन है कैटायन है, सिंपल। अरे जुगाड़ करके याद कर लेंगे, क्या बुरी बात है। और जो बचा वो क्या एनायन, मतलब निगेटिव चार्ज। अरे यार समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसे याद कर लेंगे। तो कैटायन, ये पॉजिटिव आयन बना कौन सोडियम, निगेटिव आयन बना कौन क्लोरीन, बने ना दोनों आयन। और ये आयन बनाने की वजह से ही तो ये बॉन्ड कर पाए ना। ये NaCl कब बना, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया और लिया, तब जाके NaCl बना ना, नहीं तो सोडियम और क्लोरीन जुड़ते क्या। तो ये आयंस बनने के कारण से इनका बॉन्ड बना, इस वजह से इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आई दिमाग में बात, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब आपको कुछ चीजें क्लियर हुई है, वैलेंसी क्लियर हुआ क्या है। बताओ फिर सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद अपने ऑक्टेट को अचीव कर पाया, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद अपने ऑक्टेट को अचीव कर पाया, तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई 1। और ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपनी ऑक्टेट अचीव कर पाया, इसलिए इसकी भी वैलेंसी क्या हुई 7 नहीं बोलेंगे। आ रही बात ध्यान में, समझ में आई वैलेंसी क्या चीज है। वैलेंस ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम की, उसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स देने या लेने पड़ेंगे खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, नियरेस्ट नोबल एलिमेंट की पोजीशन अचीव करने के लिए। गेटिंग वैलेंसी का डाउट क्लियर। साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे और फंडे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैटायन एनायन क्या है, आयन फॉर्मेशन क्या है, ये सभी चीज़ें भी समझ में आई। यस और नो। हाँ क्लोरीन का, हाँ तो -1 ही तो लिखा ना बेटा। अरे यार माइनस से ना, कहा पे माइनस बोला ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज एक ज्यादा है, एक से निगेटिव चार्ज क्या है ज्यादा है। देख क्या लिखा है Cl-। यहां पे 1 लिखने की जरूरत, 2 3 होता तो हम लिखते, 1 लिखने की जरूरत, Cl- ओके ओके। और कोई डाउट यहाँ से, सवाल आपका कोई और है। अगले लेक्चर में, चैप्टर में बोल रहा हूँ, अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर से, आपको आज मैंने केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना पड़ा है, लेकिन हमने उसके अलग अलग एग्जाम्पल लिए नहीं है, ठीक है। तो हम कल के लेक्चर में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे, और उसके बाद साथ ही में रिएक्शन के टाइप्स, उन सभी की डेफिनेशंस, उन सभी का एक्सप्लेनेशन और कुछ एक्सपेरिमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक आहे। आणि हिचा डाऊट सुद्धा, ओके यस। आता आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबूया. दॅट्स इट फॉर टुडे. आय विल सी यू इन टुमॉरोज लेक्चर. गुड बाय. यस.